हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी। इस वीडियो में हम लोग इस सीरीज का सेट नंबर 10 कवर करने जा रहे हैं। ये सेट नंबर 10 है और इस सेट नंबर 10 में टेस्ट नंबर 10 का सलूशन है। सेट नंबर 10 में टेस्ट नंबर 10 का सलूशन है। अगर आपने टेस्ट नंबर 10 को अभी तक अटेम्प्ट नहीं किया है तो जा करके आप इस टेस्ट को दीजिए। ठीक है, इस टेस्ट को दीजिए, देखिए आपके कितने मार्क्स आते हैं। उसके बाद आकर के यहाँ पर आप सोल्यूशन देखिए। टेस्ट को देने के लिए ऐप को डाउनलोड कीजिए। ऐप को डाउनलोड करने के बाद जो है, साइन अप करने के बाद यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आप जाएंगे इस फ्री मटेरियल वाले सेक्शन पे। उसके बाद जाएंगे आप इस टेस्ट वाले सेक्शन में, तो आपको टेस्ट मिल जाएगा। 10 टेस्ट जो है अब तक अपलोड किए गए हैं और उन सारे का सलूशन जो है आपको इसी सीरीज के अंदर सेट वाइज मिल जाएगा। ठीक है, तो जाकर के टेस्ट दीजिए। टेस्ट को सबमिट करने के बाद जो है आप अपनी रैंक देख सकते हैं, मार्क्स देख सकते हैं, कौन से प्रश्न आपके सही हुए, कौन से प्रश्न गलत हुए, सलूशन देख सकते हैं। ठीक, तो सारी चीज़ें जो है आप चेक कर सकते हो टेस्ट को सबमिट करने के बाद। उसके बाद आइए यहाँ पर और सलूशन को देखिए। अब चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और करते हैं प्रश्नों को। मेंडलीव की आवर्त सारणी में निम्नलिखित तत्वों में से किसी एक के लिए स्थान नहीं छोड़ा गया था, यह तत्व डैश है। तो मेंडलीव ने अपने आवर्त सारणी में 3 स्थान छोड़े थे। 3 स्थान छोड़े थे, एका एल्यूमिनियम, एका बोरोन, एका सिलिकॉन। एका एल्यूमिनियम, एका बोरोन, एका सिलिकॉन, बस उन्होंने नाम दे दिया था बट तत्व नहीं खोजे गए थे। उन्होंने नाम दिया था एका एल्यूमिनियम, लेकिन वो जगह खाली था। उन्होंने नाम दिया था एका बोरोन कि यहाँ पर जो तत्व आएगा उसका नाम एका बोरोन होगा, बट वहां पर तत्व मिला नहीं था। मेंडलीव के टाइम तक जगह छोड़ दिया, कहा कि यहाँ पर जो तत्व आएगा एका सिलिकॉन आएगा, है ना, एका सिलिकॉन नाम का तत्व आएगा। तो जहां एका एल्यूमिनियम के लिए जगह छोड़ा गया था वहां पर जो है आज के समय में गैलियम है। जहां पर एका बोरोन के लिए जगह छोड़ा गया था वहां पर स्कैंडियम है। और जहां पर एका सिलिकॉन के लिए जगह छोड़ा गया था वहां पर जर्मेनियम है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है, एग्जाम में जो है बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है यहाँ से। तो बेरिलियम हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, बेरिलियम के लिए कोई स्थान नहीं छोड़ा गया था। गैलियम के लिए स्थान छोड़ा गया था, जर्मेनियम के लिए स्थान छोड़ा गया था, स्कैंडियम के लिए स्थान छोड़ा गया था। अमीबा द्वारा भोजन प्राप्त करने की प्रक्रिया को जाना जाता है। देखो, डायलिसिस तो ब्लड प्यूरिफिकेशन का मेथड है। अगर किसी की किडनी खराब हो जाती है, किडनी फेल कर जाती है, तो उसे डायलिसिस करवाना पड़ता है, यानी कि आर्टिफिशियल तरीके से जो है ब्लड को प्यूरिफाई करना पड़ता है। ब्लड को बॉडी से बाहर निकाल करके उनमें जो भी नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं, नाइट्रोजनीकरण वर्ज्य पदार्थ होते हैं, उसे बाहर निकाला जाता है। उसी प्रोसेस को डायलिसिस कहा जाता है। साइटोकाइनेसिस का मतलब होता है कोशिका द्रव्य का विभाजन। देखिए, जब कोशिका का विभाजन होता है तो सबसे पहले नाभिक का विभाजन होता है, उसके बाद कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है। तो कोशिका द्रव्य का विभाजन, तो ये जो साइटोकाइनेसिस है इसका मतलब होता है कोशिका द्रव्य का विभाजन, जो कि कोशिका विभाजन का एक पार्ट है। कोशिका विभाजन में क्या होता है, मान लीजिए कि ये कोशिका है, इसको विभाजित होना है, तो सबसे पहले कोशिका का जो साइज है ये बड़ा होता है, और ऐसे जो नाभिक है, ये जो नाभिक है इसका पहले विभाजन होता है, और उसके बाद जाकर के जो है कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है, इस प्रकार से। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस हुआ ना, यहाँ पर कोशिका द्रव्य का जो विभाजन हुआ इसे बोलते हैं साइटोकाइनेसिस, और नाभिक का जो विभाजन होता है उसे हम लोग कैरियोकाइनेसिस बोलते हैं। ठीक है, कैरियोकाइनेसिस। अमीबियासिस एक बीमारी है। ये बीमारी है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका के कारण, जो कि अपने आप में प्रोटोजोआ है। ठीक, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका के कारण ये एक बीमारी है। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका के कारण जो है ये एक बीमारी है, अमीबियासिस। फैगोसाइटोसिस हमारा आंसर हो जाएगा। फैगोसाइटोसिस का मतलब होता है एनगल्फ कर लेना, है ना, एनगल्फ कर लेना। जैसे हमारे बॉडी के अंदर WBC है, तो जब कोई बैक्टीरिया हमारे बॉडी के अंदर जाता है तो WBC जो है उस बैक्टीरिया को निगल लेता है, खा जाता है ना, उसे अपने सेल के अंदर ले लेता है। एग्जाम्पल के तौर पर आप यहाँ पर देख सकते हो, मुझे यहाँ पर जो है कुछ मिटाना पड़ेगा। देखो, ये अमीबा है, उसको यहाँ पर एक फूड दिखा जो कि बैक्टीरिया है, तो सबसे पहले ये अपना सीडोपोडिया बनाता है। सीडोपोडिया याद रखिएगा, पूछा जाता है कि कौन बनाता है,
सीडोपोडिया यानी कि कोटपाद, नकली पैर। ये बनाता है कौन? अमीबा। ठीक, सीडोपोडिया बनाने के बाद जो है ये जो फूड होता है, फूड पार्टिकल, यहाँ पर बैक्टीरिया को दिखाया गया है, इसको अपने अंदर ले लेता है और फूड वैक्यूल बनाता है। फिर इसी में डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रीट करके इसको डाइजेस्ट करता है और जो अनडाइजेस्टेड पार्ट रह जाता है उसको जो है बाहर निकाल देता है। तो फैगोसाइटोसिस हमारा आंसर हो जाएगा। फैगोसाइटोसिस द्वारा जो है भोजन प्राप्त करता है, कूटपाद का निर्माण किया जाता है अमीबा के द्वारा। एक नेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किसके कारण होता है? एक नेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किसके कारण होता है? तो यह है पक्षमाभी मांसपेशियां, सिलियरी मसल या फिर सिलियरी बॉडी हम लोग बोल देते हैं। ये देख लो, ये सिलियरी मसल है, इसी को हम लोग सिलियरी बॉडी बोलते हैं। ये जो सिलियरी बॉडी है जब ये कॉन्ट्रैक्ट करती है, जब इसका जो है संकुचन होता है, तो जो लेंस होता है, लेंस की जो मोटाई होती है ये बढ़ जाती है, जो फोकस दूरी है, जो फोकल लेंथ है वो घट जाती है, जिसके कारण जो पावर है वो बढ़ जाती है ना, क्योंकि पावर इज इक्वल टू 1/f होता है। अगर हम इसको कम करते हैं तो ये बढ़ जाने वाली है। वहीं जब ये जो सिलियरी मसल है, जब ये शिथिल होती है, रिलैक्स करती है, शिथिल होती है, तो ठीक उल्टा हो जाएगा। जो लेंस है, लेंस जो है वो पतला हो जाएगा, उसके बाद जो फोकल लेंथ है वो बढ़ जाएगी और जो पावर है वो घट जाएगी। तो फोकल लेंथ का बढ़ना घटना ये जो है कंट्रोल किया जाता है, बोल सकते हो, इस पक्षमाभी मांसपेशियों के द्वारा। ठीक, हमारे आंख का जो रंगीन भाग होता है वो होता है आइरिस, परितारिका हम लोग बोलते हैं हिंदी में आइरिस। ठीक, ये आंख का रंगीन भाग है और बीचों बीच जो आप काले रंग का धब्बा देखते हो, वो छेद होता है हमारे आंख में लाइट को जाने के लिए, उसे हम लोग प्यूपिल बोलते हैं। तो इस प्यूपिल के साइज को ये आइरिस जो है कंट्रोल करती है। इस पुतली के आकार को परितारिका जो है नियंत्रित करती है और ये जो पुतली है ये आंखों में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है, लेकिन आइरिस के मदद से। हमारे आंख पर जब प्रकाश आकर के टकराता है तो सबसे पहले कॉर्निया पर टकराता है, यहीं पर इसका अपवर्तन होता है और सबसे ज्यादा प्रकाश का अपवर्तन जो है इसी कॉर्निया पर होता है। नेत्रदान में इसी कॉर्निया को दान में दिया जाता है। ये लेंस है जो कि कॉन्वेक्स लेंस होता है। रेटिना पर जो है प्रतिबिंब का निर्माण होता है, रेटिना पर जो है प्रतिबिंब का निर्माण होता है। ठीक, ये आपको ध्यान में रखना है। ये अंध बिंदु है, ब्लाइंड स्पॉट है, यहां पर बिल्कुल भी प्रतिबिंब का निर्माण नहीं होता है। तो ये सारे पॉइंट्स भी हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। सामान्य दृष्टि वाले एक युवा वयस्क के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी लगभग होती है। कोई भी वयस्क युवा है, कोई भी एडल्ट है, वो मैक्सिमम तो अनंत दूरी तक की वस्तु को साफ साफ देख सकता है, लेकिन अगर हम न्यूनतम दूरी की बात करें तो 25 सेंटीमीटर से कम दूरी पर अगर वस्तु रखी गई है तो एक सामान्य आंख भी उसको साफ साफ नहीं देख पाएगी। तो 25 सेंटीमीटर से अगर कम दूरी पर कोई वस्तु है तो आप देखने की कोशिश करो, आपकी आंखों में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है, फिर भी आप साफ साफ नहीं देख पाएंगे, आपकी आंखों में जो है तनाव उत्पन्न होने लगेगा। लेकिन अधिकतम चाहे तो आप कितनी भी दूरी को देख सकते हो। आप धरती पर बैठे बैठे आसमान में तारे भी देख लेते हो, सूर्य को भी देख लेते हो, चंद्रमा को देख लेते हो, तो अनंत दूरी तक की वस्तु को जो है आप साफ साफ देख पाएंगे। लेकिन न्यूनतम जो है दूरी वो 25 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अगर इससे कम होती है तो आप साफ साफ नहीं देख पाओगे। तो न्यूनतम दूरी जो होती है वो 25 सेंटीमीटर है। मैंने यहाँ पर 25 मीटर आंसर टिक मारा है, ये गलत है। 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, सी हमारा राइट आंसर। आंख में प्रकाश का अपवर्तन होता है, आंख में प्रकाश का अपवर्तन होता है। मैंने अभी आपसे कहा प्रकाश सबसे पहले जो है आकर के टकराता है कॉर्निया पे, तो सबसे ज्यादा प्रकाश का अपवर्तन यहीं पर होता है। उसके बाद होता है इस लेंस पे अपवर्तन। ठीक, तो कॉर्निया और लेंस दोनों से, सी हमारा आंसर हो जाएगा, सी हमारा राइट आंसर।
कौन सा कथन सही है? एमीटर को परिपथ के श्रेणी में तथा वोल्टमीटर को समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। ये बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है। एमीटर को सर्किट में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है और इसका काम क्या होता है? करंट को मापना, विद्युत धारा को मापना। और यहां पर देखो ये वोल्ट मीटर है, इसे जोड़ा जाता है समानांतर क्रम में। फॉर एग्जांपल ये जो रजिस्टर है इनके सिरों के बीच विभवांतर मापना है, तो देखो इसके समानांतर क्रम में इसको लगाया गया है। इसका काम क्या है? पोटेंशियल ड्रॉप को मापना, यानी कि विभवपात को मापना, विभवपात को मापना इस वोल्टमीटर का काम होता है। एमीटर का प्रतिरोध उच्च होता है, ये बिल्कुल ही गलत है। एमीटर का प्रतिरोध जो है उच्च नहीं होता है बल्कि कम होता है। इसका रेजिस्टेंस हम कम रखेंगे तभी तो ज़्यादा से ज़्यादा धारा जो है इसमें जाएगी और अच्छे से ये करंट को मेजर कर पाएगा कि हाँ एक्चुअल में कितनी धारा इस सर्किट में बह रही है। वोल्टमीटर का प्रतिरोध कम होता है, ये कहना गलत हो जाएगा। वोल्टमीटर का जो रेजिस्टेंस होता है वो ज़्यादा होता है ना, वो हाई होता है ताकि इधर करंट ना जाए। V बराबर होता है I इंटू में R। तो सारी की सारी जो धारा है वो इस रेजिस्टर से होकर के जाए तभी तो ये अच्छे से पोटेंशियल ड्रॉप माप पाएगा। मान लीजिए कि अगर कुछ धारा, फॉर एग्जांपल यहाँ से धारा जो है 5 एम्पियर चली, मान लीजिए कि 1 एम्पियर धारा जो है वोल्टमीटर में चला जाए तो इधर तो 4 एम्पियर ही धारा जाएगी। अगर इधर 4 एम्पियर धारा जाएगी तो यहाँ पर जो पोटेंशियल ड्रॉप इसको मिलेगा वो एक्चुअल में नहीं मिलेगा, रियल नहीं मिलेगा, क्योंकि 1 एम्पियर धारा जो है इधर कम गई है। एक्चुअल में पोटेंशियल ड्रॉप कितना होना चाहिए? एग्जांपल के तौर पर मान लो कि 10 ओम का जो है ये रजिस्टर लगा हुआ है, तो अगर मान लीजिए 5 एम्पियर में से 4 एम्पियर धारा इसमें जाती है तो पोटेंशियल ड्रॉप जो है ये 40 वोल्ट देखने को मिलेगा। ठीक, लेकिन एक्चुअल में कितना पोटेंशियल ड्रॉप होना चाहिए? 50 वोल्ट मिलना चाहिए। अगर 1 एम्पियर धारा इधर नहीं जाती है, सारी की सारी 5 एम्पियर धारा जो इधर क्यों जाती है, तब तो जाकर के 50 वोल्ट जो है पोटेंशियल ड्रॉप यहाँ पर देखने को मिलेगा। अगर मान लो कि धारा कुछ इधर चली जाती है तो फिर पोटेंशियल ड्रॉप एक्चुअल में जितना है वो नहीं मिलेगा। इसीलिए इसका जो रेजिस्टेंस है ना ये हाई होना चाहिए और इसका जो रेजिस्टेंस है ना ये कम होना चाहिए। वोल्टमीटर का प्रतिरोध उच्च होना चाहिए, एमीटर का जो है निम्न होना चाहिए। तो केवल एक ही है जो सही है, बाकी के ये 2 और 3 जो है गलत है। आइडियल एमीटर, एक आदर्श एमीटर का जो रेजिस्टेंस होता है वो 0 होता है और एक आदर्श वोल्टमीटर का जो रेजिस्टेंस होता है वो अनंत होता है। आदर्श वोल्टमीटर कहने का मतलब बिल्कुल भी धारा इधर नहीं जाएगी। एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है, कुछ न कुछ धारा तो जाती है, लेकिन फिर भी एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध कितना होता है अगर आपसे पूछ दिया जाए तो आप अनंत बोलेंगे, और एक आदर्श एमीटर का जो प्रतिरोध होता है वो कितना होता है तो आप 0 बोलेंगे। बहुविखंडन द्वारा जनन करने वाले एक सूक्ष्म जीव द्वारा फैलाए जाने वाला रोग है। बहुविखंडन द्वारा जनन कौन करता है? प्लाज्मोडियम। तो प्लाज्मोडियम के कारण जो है मलेरिया होता है। मलेरिया जो है मादा एनोफिलीज मच्छर फैलाती है। काला जर होता है लिशमेनिया के कारण, लेकिन इसमें द्विविखंडन होता है ना, इसमें द्विविखंडन होता है। अमीबियसिस हम लोगों ने अभी देखा, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका है ना, जो कि एक परजीवी है, प्रोटोजोआ है, इसके कारण जो है अमीबिक डिसेंट्री, इसे अमीबिक डिसेंट्री भी बोलते हैं, अमीबिये पेचिस हिंदी में बोलते हैं अमीबियसिस को, है ना, अमीबिये पेचिस। मेरास्मस जो है प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग है। ठीक, बच्चों में प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग है मेरास्मस। एक और है प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग, क्वाशियोरकर। क्वाशियोरकर, क्वाशियोरकर भी जो है प्रोटीन की कमी से बच्चों में होने वाला ये रोग है। प्रोटीन की कमी से ये रोग होता है खास करके बच्चों में। क्वाशियोरकर और मेरास्मस दोनों जो है एग्जाम में पूछा जाता है। अमीबिया पेचिस परजीवी एंट अमीबा हिस्टोलिटिका के कारण ये बीमारी होती है। अमीबिया पेचिस भी बोलते हैं इसे हम लोग हिंदी में। ठीक है, अमीबिया पेचिस। ठीक, काला जर जो है लिशमेनिया के कारण होता है, ये भी अपने आप में एक प्रोटोजोआ है। किस प्रोटोजोआ जीव के इसके सिरे पर कशाबिका होती है? देखो, हाइड्रा के पास कोई कशाबिका नहीं है। कशाबिका यानी कि फ्लैजलम, है ना, फ्लैजलम सिंगुलर वर्ड है, फ्लैजला प्लूरल वर्ड होता है।
पैरामीशियम में भी आपको नहीं देखे, पैरामीशियम में सीलिया देखने को मिलता है ना, सीलिया देखने को मिलता है, इसे हम लोग बोलते हैं पक्षमाभ। ठीक, अमीबा में नहीं मिलेगा देखने को, हाइड्रा में नहीं मिलेगा, अमीबा में नहीं मिलेगा, लिशमेनिया में देखने को मिलेगा। लिशमेनिया के कारण क्या होता है, काला जड़ होता है। यहां पर देख लो आप, ये देख लो, ये फ्लैजुलम है। फ्लैजुलम जो है ये सिंगुलर वर्ड है, फ्लैजुला जो है प्लूरल वर्ड होता है। फ्लैजुला प्लूरल वर्ड होता है, फ्लैजुलम सिंगुलर वर्ड होता है। तो लिशमेनिया में ये कशाबिका जो है होती है और पैरामीशियम में पक्षमाभ होती है। ये जो फ्लैजुलम होता है इसका काम होता है, ये जो है चलने में, लोकोमोशन में जो है ये हेल्प करती है ना, लोकोमोशन में एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में जो है, या फिर बोल सकते हो तैरने में जो है ये हेल्प करती है। एक चीज और याद रखिए, ये जो लिशमेनिया है ना, इसमें होता है द्विविखंडन, है ना, द्विविखंडन। ठीक, द्विविखंडन इसमें होता है। अमीबा में भी होता है द्विविखंडन, द्विविखंडन द्वारा प्रजनन होता है, द्विविखंडन। पैरामीशियम में भी द्विविखंडन ही होता है, पैरामीशियम में भी द्विविखंडन ही होता है। लेकिन अंतर है, लिशमेनिया में होता है अनुदैर्ध्य द्विविखंडन, अनुदैर्ध्य द्विविखंडन, ये एग्जाम में पूछा जाता है, याद रखिएगा। पैरामीशियम में होता है अनुप्रस्थ द्विविखंडन, अनुप्रस्थ द्विविखंडन, और इस वाले में फिक्स नहीं है, अनियमित, अनियमित, इस वाले में कोई फिक्स नहीं है, कैसे भी हो सकता है। लेकिन इसमें अनुप्रस्थ द्विविखंडन, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर मान लो ये अगर पैरामीशियम है तो ऐसे द्विविखंडन होगा, इस प्रकार से। ये लिशमेनिया है, ये लिशमेनिया है तो इसमें ऐसे द्विविखंडन होगा, इस प्रकार से। तो ये अनुदैर्ध्य द्विविखंडन है और ये अनुप्रस्थ द्विविखंडन है। अनुप्रस्थ द्विविखंडन पैरामीशियम में होता है, अनुदैर्ध्य द्विविखंडन लिशमेनिया में होता है, और अमीबा में कोई फिक्स नहीं है, कैसे भी हो सकता है, किसी भी प्लेन में हो सकता है। हाइड्रा में बडिंग होता है, हाइड्रा में जो है बडिंग होता है, मुकुलन होता है, और हाइड्रा में जो है पुनर्जनन होता है ना, हाइड्रा में पुनर्जनन होता है और मुकुलन होता है, दोनों विधियों द्वारा जो है इसमें अलैंगिक जनन होता है। मानव वयस्क में छोटी आंत की लंबाई लगभग होती है। छोटी आंत की लंबाई लगभग कितनी होती है? तो मानव वयस्क में छोटी आंत की जो लंबाई है वो 6 मीटर के करीब होती है, लगभग 6 मीटर 20 फीट के करीब जो है होती है छोटी आंत की लंबाई। स्मॉल इंटेस्टाइन की जो लंबाई है वो लगभग 20 फीट जो है होती है, और शाकाहारियों में जो है छोटी आंत की लंबाई मांसाहारियों की तुलना में अधिक होती है। और ये याद रखिएगा, छोटी आंत की लंबाई जो है बड़ी आंत की लंबाई से अधिक है। छोटी आंत की लंबाई बड़ी आंत की लंबाई से अधिक है। हम लोग बड़ी आंत इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो डायमीटर होता है वो ज़्यादा होता है बड़ी आंत की। छोटी आंत हम लोग इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो डायमीटर होता है वो कम होता है, जो व्यास होता है ना वो कम होता है छोटी आंत की। लंबाई में छोटी आंत लंबी है, डायमीटर कम होने के कारण हम इसे छोटी आंत बोलते हैं। लंबाई में जो बड़ी आंत है वो छोटी आंत से काफ़ी छोटी है, लेकिन डायमीटर अधिक होने के कारण इसे हम लोग बड़ी आंत बोलते हैं। और ये जो रेक्टम आप देखते हैं इसे हिंदी में मलाशय बोलते हैं, जिसमें मल जमा होता है, अपाचित खाना जो है जमा होता है, ये लार्ज इंटेस्टाइन का ही पार्ट है। एक लंबे पौधे जिसका जीनोटाइप कैपिटल टी है और बौने पौधे जिसका जीनोटाइप स्मॉल टी है के बीच संकरण यानी कि निषेचन के परिणाम स्वरूप प्राप्त संतति में सभी पौधे लंबे थे, क्योंकि देखिए मेंडल साहब ने मटर के प्लांट पर अपना एक्सपेरिमेंट किया था 7 वर्षों तक। उन्होंने 7 कैरेक्टर्स चूज किए थे मटर के प्लांट में, जिसमें से एक था पौधे की लंबाई। पौधे की लंबाई में उन्होंने क्या किया कि
2 जनक उठाया, एक उठाया लंबा, लेकिन शुद्ध रूप से लंबा था ये, क्योंकि इसका जीनोटाइप कैपिटल टी था। फिर एक उठाया शुद्ध रूप से बौना, बौना वाला हमेशा ही शुद्ध होता है, स्मॉल टी इसका जीनोटाइप था। और यहां पर उन्होंने कराया पर परागण, मतलब निषेचन करवाया 2 अलग अलग प्लांट के अंदर, एक ही प्लांट के अंदर नहीं, 2 अलग अलग प्लांट के अंदर। मटर का जो पुष्प होता है वो उभयलिंगी होता है, चाहे तो 100 परागण भी हो सकता है, बट इन्होंने क्या कराया, इन्होंने करवाया पर परागण। अलग अलग प्लांट लिया, एक लंबा प्लांट लिया जिसका जीनोटाइप कैपिटल टी था। देखो जीनोटाइप अगर कैपिटल टी स्मॉल टी हो तो भी प्लांट जो है लंबा ही होगा, बट ये शुद्ध रूप से लंबा नहीं होगा, प्योर टॉल नहीं होगा। इन्होंने प्योर टॉल लिया कैपिटल टी वाला, और उसका ड्वार्फ लिया, बौना लिया स्मॉल टी वाला। ये पेरेंट्स हो गए दोनों के दोनों। इनसे जो संतति प्राप्त हुए, बच्चे जो प्राप्त हुए, वो कहलाए F1 पीढ़ी के बच्चे, F1 जनरेशन के बच्चे कहलाए। देखा गया कि सारे के सारे जो प्लांट्स मिले ना, वो सारे के सारे लंबे ही थे, वो सारे के सारे लंबे ही थे, सारे के सारे लंबे थे। फर्क कहां पर आया, जीनोटाइप में। ये जो लंबे प्लांट थे ये थे कैपिटल टी स्मॉल टी वाला, यानी हेट्रोजाइगस टॉल थे। ये है होमोजाइगस, होमो का मतलब एक समान, होमोजाइगस टॉल यानी कि दोनों एलील्स एक जैसे, होमोजाइगस ड्वार्फ दोनों एलील्स एक जैसे। समयुग्मी, ये समयुग्मी है, समयुग्मी, ये विषम युग्मी है। लंबे तो हैं सारे के सारे, लेकिन अशुद्ध लंबे हैं, ये शुद्ध लंबे नहीं है। जैसा कि जनक लंबा है ना कैपिटल टी टाइप का, वैसा नहीं है। अब यहां पर हुआ सेल्फिंग, सेल्फिंग का मतलब स्वपरागण, ठीक है। जितने भी प्लांट मिले सारे में पुष्प है, सब के सब उभयलिंगी पुष्प है, तो सारे ही प्लांट में क्या करा दिया गया, स्वपरागण करा दिया गया। यानी एक ही पुष्प के अंदर मेल पार्ट भी है, फीमेल पार्ट भी है, तो स्वपरागण करा दिया गया। तो उससे जो है जो बच्चे मिले वो F2 पीढ़ी के बच्चे कहलाए, F2 जनरेशन के बच्चे कहलाए। F2 जनरेशन में देखा गया कि भाई F1 में तो एक भी बौना नहीं मिला था, लेकिन F2 पीढ़ी में एक बौना मिल रहा है, 3 लंबे मिल रहे हैं, लेकिन एक बौना मिल रहा है। तो अगर यहां पर मैं आपसे पूछूं कि F2 पीढ़ी में टॉल और शॉर्ट प्लांट का रेशियो क्या है, तो आप क्या बोलेंगे, 3:1 बोलेंगे, है ना, 3:1 बोलेंगे। इसे हम लोग बोलते हैं फिनोटिपिक रेशियो। इसे क्या बोलते हैं, फिनोटिपिक रेशियो। फिनोटाइप का मतलब देखने में कैसा है, बाहर से देखने में कैसा है, तो देखने में भाई 3 लंबे हैं और एक बौना है, तो फिनोटिपिक रेशियो 3:1 है। F1 पीढ़ी में सारे के सारे लंबे थे, यहां पर तो कोई चक्कर ही नहीं, कोई दिक्कत ही नहीं है। अच्छा यहां पर भी देखो जो 3 लंबे मिले ना, इसमें से 2 तो थे ये वाला कैपिटल टी स्मॉल टी वाला, 2 थे कैपिटल टी स्मॉल टी वाला, है ना, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये भी कैपिटल टी स्मॉल टी, और ड्वार्फ तो स्मॉल टी ही होगा। तो अगर आप रेशियो निकालो कैपिटल टी स्मॉल टी, तो आपको मिलेगा 1:2:1। ये कहलाया जीनोटिपिक रेशियो। ये कैपिटल टी स्मॉल टी सब क्या है, जीनोटाइप है। ये कहलाया जीनोटिपिक रेशियो। अब ऐसा क्यों हुआ कि F1 पीढ़ी में सारे के सारे लंबे हुए, F2 पीढ़ी में भी 3 लंबे हुए और एक ही बौना हुआ? क्योंकि जो टॉलनेस है मटर के प्लांट में, वो क्या है, प्रभावी लक्षण है। यानी जो लंबाई है, लंबापन है, वो प्रभावी लक्षण है मटर के प्लांट में, प्रभावी लक्षण है। तो सभी पौधे लंबे क्यों थे? लंबापन जो है प्रमुख गुण है, यहां पर होना चाहिए प्रभावी लक्षण है। ये एग्जाम का पूछा हुआ सवाल है। अगर प्रभावी लक्षण होता तो ज्यादा बढ़िया यहां पर विकल्प बनता। बाकी बौनापन जो है प्रमुख गुण है, नहीं होगा। लंबाई पुनरावृत्ति लक्षण है। पौधे की ऊंचाई जीन कैपिटल टी या स्मॉल टी द्वारा नियंत्रित नहीं होती है, बिल्कुल होती है, तो ये भी गलत हो जाएगा। जो कुछ भी आपको समझाया गया है वो ध्यान में रखिएगा। F1 पीढ़ी में हमेशा प्रभावी लक्षण वाले बच्चे ही पैदा होते हैं। ध्यान से सुन लीजिए, F1 पीढ़ी में हमेशा प्रभावी लक्षण वाले ही बच्चा पैदा होते हैं। F1 पीढ़ी में हमेशा प्रभावी लक्षण वाले ही बच्चे जो है पैदा होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मान लो आप कि भाई 2 प्लांट लिया गया,
ठीक है, 2 प्लांट लिया गया। एक प्लांट वो है जिसमें जो है रिंकल्ड सीड है, और एक दूसरा प्लांट लिया गया जिसमें कि राउंड सीड है। मतलब एक ऐसा प्लांट लिया गया जिसमें झुर्रीदार बीज है, गोल बीज है, दूसरे में झुर्रीदार बीज है। अब गोल वाला जो है प्रभावी है, तो F1 पीढ़ी में यानी इन दोनों प्लांट के बीच जब संकरण कराया जाएगा, निषेचन कराया जाएगा, तो F1 पीढ़ी के जो बच्चे पैदा होंगे वो कैसे होंगे, प्रभावी लक्षण वाले होंगे, यानी कि सारे के सारे जो है गोल बीज वाले होंगे। और F2 पीढ़ी में 3 गोल बीज वाले होंगे और 1 रिंकल्ड बीज वाले यानी कि झुर्रीदार बीज वाले होंगे। तो ऐसे आपको याद रखना है, ठीक है, ऐसे आपको याद रखना है। मटर में शुद्ध लंबे पौधे का शुद्ध बौने पौधे से संकरण किया जाता है। F2 पीढ़ी में शुद्ध लंबे पौधे का शुद्ध छोटे पौधे से अनुपात क्या होगा? शुद्ध लंबे पौधे का शुद्ध छोटे पौधे से अनुपात क्या होगा? देखो F2 पीढ़ी में शुद्ध लंबा पौधा कितना मिला है? एक ही तो मिला है। शुद्ध बौना भी क्या है? एक ही मिला है ना। शुद्ध लंबा जो है एक ही मिला है ना। ये कैपिटल टी शुद्ध रूप से लंबा है, ये भी लंबा है लेकिन शुद्ध रूप से लंबा नहीं है, और ये शुद्ध रूप से बौना है। तो 1:1 सी हमारा आंसर हो जाएगा। ये ध्यान दीजिएगा कि आपसे रेशियो किस चीज का पूछा गया है। शुद्ध रूप से लंबा और शुद्ध रूप से बौना जो पौधा है उसका रेशियो 1:1 आएगा। अगर हम ओवरऑल देखें, टोटल लंबे पौधे टोटल बौने पौधे जो मिले हैं उसमें रेशियो तो 3:1 का है, लेकिन शुद्ध रूप से लंबा शुद्ध रूप से बौना पौधा का रेशियो जो है 1:1 है। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन नहीं है, प्लांट हार्मोन नहीं है? ऑक्सिन बिल्कुल है, ऑक्सिन प्लांट हार्मोन है। ऑक्सिन जो है, ऑक्सिन का रोल सेल डिवीजन में होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि ये कोशिका है, तो ये कोशिका जो है पहले एलोंगेट करती है, ठीक, एलोंगेट करती है, और तब जाकर के जो है इसका डिवीजन होता है, तब जाकर के इसका डिवीजन जो होता है। तो यहाँ पर ऑक्सिन का रोल होता है कोशिका के एलोंगेशन में, कोशिका की लंबाई को बढ़ाने में, और यहाँ पर रोल जो है साइटोकाइनिन का होता है, ठीक है, साइटोकाइनिन का होता है। तो साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन करवाता है, इसके बारे में याद रखेंगे। सी से साइटोकाइनिन, सी से सेल डिवीजन। एब्सिसिक एसिड शॉर्ट में हम लोग ABA बोलते हैं, ये क्या करवाता है? बीज को अंकुरित करवाता है, यानी हम इसको बोल सकते हैं ये तोड़ता है सीड डॉर्मेंसी को, सीड डॉर्मेंसी को तोड़ता है, इसी को बोल सकते हैं बीज को अंकुरित करवाता है। बीज को अंकुरित करवाता है। उसके बाद जल तनाव की स्थिति में, इसे हम लोग याद रखिएगा तनाव हार्मोन भी कहते हैं, तनाव हार्मोन भी कहते हैं। ये क्या करवाता है? रंध्र को बंद करवाता है। जल तनाव की स्थिति में जो रंध्र होता है, रंध्र को बंद करता है, ठीक। स्कॉर्बिक एसिड हम लोग किसको बोलते हैं? विटामिन सी को बोलते हैं। बी हमारा आंसर, ये प्लांट हार्मोन नहीं है, ठीक। एब्सिसिक एसिड तो है। सोडियम हाइड्रोक्साइड के 10 मिलीलीटर विलयन को हाइड्रोक्लोरिक एसिड के 8 मिलीलीटर विलयन के द्वारा पूर्णतः उदासीन पाया जाता है। यदि हम उसी सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन का 20 मिलीलीटर ले तो HCl विलयन की कितनी मात्रा सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन को उदासीन करने के लिए आवश्यक होगा? अगर 10 ml को 8 ml न्यूट्रलाइज कर देता है तो 20 ml को कितना हो जाएगा? 16। 20 ml को न्यूट्रलाइज करने के लिए 16 जो है ml हमें लेना पड़ेगा HCl का। अधिक खाने से होने वाले अपच के इलाज के लिए निम्न में से किस प्रकार की दवा का उपयोग किया जाता है? देखो एंटीबायोटिक तो हम लोग बैक्टीरिया के अगेंस्ट में इस्तेमाल करते हैं, है ना। जो एंटीबायोटिक्स होते हैं वो जीवाणु के विरुद्ध काम करता है, ठीक। एनाल्जेसिक ये पेन किलर है ना। एनाल्जेसिक जो है दर्द निवारक है, पेन किलर है। एंटीसेप्टिक ये जो है संक्रमण को रोकता है।
जैसे मान लीजिए कि कहीं पर कट वट लग गया आपके बॉडी पर, ठीक है, कुछ घाव वगैरह हो गया है, तो वहाँ पर हम लोग एंटीसेप्टिक का इस्तेमाल करते हैं त्वचा पर, ताकि इन्फेक्शन ना हो, बैक्टीरियल ग्रोथ ना हो जाए वहाँ पर, इसके लिए। एंटासिड ये पेट की अम्लता को कम करता है ना, अमाशय की अम्लता को जो है कम करता है एंटासिड। दर्द निवारक दवा, ये भी लिख सकते हो दवा। इसमें जैसे कि पैरासीटामोल, ठीक है, उसके बाद एस्पिरिन हो गया। डिस्प्रिन आपने में भी खाया होगा, तो डिस्प्रिन में एस्पिरिन ही होता है जो कि एनाल्जेसिक है। पैरासीटामोल भी एनाल्जेसिक है। एंटीपायरेटिक भी होता है। एंटीपायरेटिक ये बुखार को कम करता है, तो ये जो पैरासीटामोल है ये एंटीपायरेटिक भी है। निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक प्रतिक्रिया के दौरान नहीं होता है? पुराने रासायनिक बंधनों का टूटना और नए रासायनिक बंधनों का बनना, ये तो बिल्कुल होता है। एग्जाम्पल के तौर पर ये H2 है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को जलाया जाता है ऑक्सीजन में, तो क्या बनता है? H2O बनता है। H2O बनता है। अब यहां पर देखो क्या सब हुआ भाई, हाइड्रोजन का बॉन्ड टूटा, ऑक्सीजन का बॉन्ड टूटा, और हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बीच में नया बॉन्ड बना, तो ये तो सही है। पूरी तरह से अलग गुणों वाले नए पदार्थ का निर्माण होता है, बिल्कुल। हाइड्रोजन ज्वलनशील गैस है, ऑक्सीजन ज्वलनशील तो नहीं है लेकिन जलने में सहायक है, बनता है पानी जो आग को बुझाने का काम करता है। तो बिल्कुल अलग गुण वाले जो है नए पदार्थ बनते हैं। एक तत्व के परमाणु दूसरे तत्व के परमाणुओं में परिवर्तित होकर नए उत्पाद बनाते हैं। क्या ऐसा हुआ है कि जो तत्व के परमाणु अभिकारक साइड में थे उससे अलग हमें परमाणु यहां पर मिला है? ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। केवल परमाणुओं का जो है रीअरेंजमेंट होता है। ऐसा नहीं होता है कि एक तत्व का परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ हाइड्रोजन है तो इधर कहीं पर आपको क्लोरीन दिख जाए, फ्लोरीन दिख जाए, ऐसा नहीं होगा। अगर इधर हाइड्रोजन ऑक्सीजन के एटम्स हैं तो इधर भी आपको हाइड्रोजन ऑक्सीजन के ही एटम्स दिखेंगे, दूसरे एटम्स नहीं दिखेंगे, ठीक। तो ये कहना जो है गलत हो जाएगा, ये कहना गलत हो जाएगा। नए उत्पाद के निर्माण के लिए परमाणुओं का पुनर्व्यवस्थित होना, ये सही है, ठीक। हमसे क्या पूछा है? नहीं होता है, तो सी हमारा राइट आंसर, सी हमारा राइट आंसर। पौधों में प्रकाश अनुवर्तन की घटना के लिए निम्नलिखित में से एक पादप हार्मोन उत्तरदायी है? पौधे जो प्रकाश की दिशा में झुक जाते हैं, इसके लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी है? पौधे जो प्रकाश की दिशा में झुक जाते हैं, इसे हम लोग प्रकाश अनुवर्तन कहते हैं। इसके लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी है? कई बार बता चुका हूं, ऑक्सिन हार्मोन, ठीक है। ऑक्सिन हार्मोन। साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन करवाता है। जिबरलिन जो है, अभी आपने देखा था एब्सिसिक एसिड के बारे में, है ना, एब्सिसिक एसिड के बारे में, इसे हम लोग तनाव हार्मोन बोलते हैं। और ये बीज को अंकुरित होने से रोकता है, बीज को अंकुरित होने से रोकता है, यानी बीज अंकुरन को रोकता है। मैंने यहां पर क्या लिख दिया था? ब्रेक्स, नहीं गलत है, ये गलत है, गलत है। यहां पर हो जाएगा प्रमोट, ठीक। ये बीज को अंकुरित करवाता है, गलत है। बीज अंकुरन को रोकता है भाई, बीज अंकुरन को रोकता है। ये जिबरलिक एसिड जो है ना, ये ब्रेक करता है सीड डोरमेंसी को। ये ठीक उल्टा काम करता है, ये ठीक उल्टा काम करता है एब्सिसिक एसिड का। बीज को अंकुरित करवाता है, ठीक है, बीज को अंकुरित करवाता है। और इसमें ये लिख सकते हो
गन्ने में तने की लंबाई को बढ़ाता है। एल्ट्रॉक्सिन तो ये ब्रांड का नाम है। इस ब्रांड के नाम से जो है सिंथेटिक थायरोक्सिन हार्मोन बेचा जाता है। सिंथेटिक थायरोक्सिन हार्मोन, सिंथेटिक T4 हार्मोन बेचा जाता है इस ब्रांड के नाम से, जिसके अंदर जो है थायरोक्सिन हार्मोन की कमी हो गई है, हाइपोथायरॉयडिज्म है जिसे, उसे जो है एल्ट्रॉक्सिन नाम से जो दवा आता है वो दिया जाता है। आपको लेड नाइट्रेट का घोल दिया जाता है। पीला अवशेप प्राप्त करने के लिए आपको इसमें किसका घोल मिलाना चाहिए? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, खूब सारे प्रश्न जो है पूछे जाते हैं यहाँ से। लेड नाइट्रेट होता है हमारा PbNO3 का होल ट्वाइस। बोला है इसमें आप किसका घोल मिलाएंगे? लेड नाइट्रेट का आपके पास जलीय विलयन है, इसमें आप किसका जलीय विलयन मिलाएंगे कि आपको पीला अवशेप मिलेगा? तो लेड नाइट्रेट में आपको मिलाना पड़ेगा पोटेशियम आयोडाइड का जलीय विलयन, और उसके बाद आपको मिलेगा लेड आयोडाइड का एक पीला अवशेप, है ना, पीला अवशेप मिलेगा। किसमें मिलेगा? पोटेशियम नाइट्रेट के जलीय विलयन में। ठीक, तो जैसे यहां पर मान लो कि ये है लेड नाइट्रेट, ठीक, ये है पोटेशियम आयोडाइड, तो ये जो आपको इसमें विलयन दिखाया गया है ये आपका हो जाएगा पोटेशियम नाइट्रेट, ठीक, पोटेशियम नाइट्रेट, और ये जो पीला रंग का आपको दिखाया गया है ये है लेड आयोडाइड। तो पोटेशियम आयोडाइड, डी हमारा आंसर। एक 3 ओम प्रतिरोधक के बीच विभवांतर 6 वोल्ट है, प्रतिरोधक में प्रवाहित धारा होगी तो I बराबर होता है V बट्टे में R, V का मान 6 है, R का मान 3 है, 2 एम्पियर हो जाएगा, 2 एम्पियर राइट आंसर। एक मजबूत छड़ चुंबक को क्षैतिज लकड़ी के बोर्ड के ऊपर लंबवत रखा जाता है, बल की चुंबकीय रेखाएं होंगी। इस प्रकार से आपसे कहा गया है कि ये छड़ चुंबक है, मान लीजिए कि ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है, और ये क्षैतिज रूप से लकड़ी का बोर्ड रखा गया है, हॉरिजेंटली जो है रखा गया है, और उसके ऊपर ऐसे एक छड़ चुंबक लंबवत रूप से रखा गया है। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के बारे में आपको बताना है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हम जानते हैं ऐसे नॉर्थ से निकलेगी, साउथ में ऐसे जाएगी, है ना, नॉर्थ से निकलेगी ऐसे साउथ में जाएगी, है ना, नॉर्थ से ऐसे निकलेगी साउथ में जो है वो जाएगी। तो आप देखेंगे चारों तरफ से जो है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं आपको मिलने वाली है, हर प्लेन में जो है ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होंगी, है ना, हर प्लेन में जो है चुंबक के चारों ओर सभी तलों में जो है ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो है मिलने वाली है। इसको जो है आप इमेजिन करेंगे 3D में, तब आपको समझ में आएगा, है ना, 3D में जब आप इसको इमेजिन करेंगे तब आपको समझ में आएगा। ये जो प्लेन है इसमें भी, यानी कि XY प्लेन में, उसके बाद XZ प्लेन में, ZY प्लेन में, तीनों ही प्लेन में जो है आपको चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो है देखने को मिलेंगी। डी हमारा यहाँ पर राइट आंसर। एक क्षण चुंबक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हम लोगों ने अभी देखा कि उत्तरी ध्रुव से निकलती है और इसके दक्षिणी ध्रुव पर समाप्त होती है ना। ये मान लो एक क्षण चुंबक है, ये नॉर्थ पोल या साउथ पोल, तो एन से नॉर्थ होता है और एन से निकलना होता है, नॉर्थ से जो है निकलती है और साउथ पोल में जाकर के एंटर करती है। तो एन से नॉर्थ, एन से निकलना, ऐसे आप याद रखेंगे। लेकिन चुंबक के भीतर साउथ से नॉर्थ जो है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जाती हैं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो होती है वो बंद होती है ना, क्लोज्ड होती है। निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्माशोषी अभिक्रिया नहीं है? ऊष्माशोषी मतलब जिसमें ऊष्मा का अवशोषण हो, यानी कि ऊर्जा का अवशोषण हो। ऊर्जा का क्या हो? अवशोषण हो। ऊर्जा का अवशोषण हो। तो देखो यहां पर हीट के फॉर्म में एनर्जी देनी पड़ती है, यहां पर इलेक्ट्रिक करंट के फॉर्म में एनर्जी देनी पड़ती है, यहां पर लाइट के फॉर्म में एनर्जी देनी पड़ती है। तो ये तीनों की तीनों जो अभिक्रियाएं हैं वो ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं हैं। ऊष्मा का इसमें अवशोषण होता है, यानी कि एंडोथर्मिक है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है।
जबकि इसमें देखो ग्लूकोज जो है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में टूट रहा है और हम जानते हैं कि यहाँ पर ऊर्जा का उत्पादन होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। तो यहाँ पर ऊर्जा जो है मुक्त होती है। क्योंकि यहाँ पर ऊर्जा मुक्त होती है तो यह है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया यानी कि एक्सोथर्मिक। ये ऊष्माशोषी नहीं है। डी हमारा राइट आंसर। अवतल दर्पण द्वारा निर्मित वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा होता है जब वस्तु है। अवतल दर्पण की अगर हम बात करते हैं, ये पोल है, ये फोकस है, ये वक्रता केंद्र है। अगर आप यहां पर वस्तु को रखते हैं तो भी प्रतिबिंब बड़ा बनता है। अगर आप फोकस पे रखते हैं तो भी प्रतिबिंब बड़ा बनता है। जब आप फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में रखते हैं तो भी प्रतिबिंब बड़ा ही बनता है ना। यानी कि इस केस में भी लार्ज, इस केस में भी लार्ज और इस केस में भी लार्ज। इसके अलावा कोई सा भी केस नहीं है जब आपको लार्ज मिलेगा। बट इस वाले केस में जो है इरेक्ट मिलता है यानी कि सीधा मिलता है, सीधा मिलता है। और सीधा हम जानते हैं कि आभासी होता है। बाकी इस दोनों केस में जो है आपको वास्तविक प्रतिबिंब मिलेगा यानी कि उल्टा मिलेगा। समझे आप? अगर आप वस्तु को रखते हैं पोल और फोकस के बीच में तो भी प्रतिबिंब बड़ा मिलेगा। अगर आप ठीक फोकस पर डाल देते हैं तो भी प्रतिबिंब बड़ा मिलेगा। अगर आप फोकस और वक्रता केंद्र के बीच डालते हैं तो भी प्रतिबिंब बड़ा ही मिलेगा। यही 3 केस है जब आपको बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त होगा। लेकिन इन तीनों में अलग ये है कि पोल और फोकस के बीच में भले ही बड़ा प्रतिबिंब बनता है लेकिन वो सीधा होता है यानी कि आभासी होता है। बाकी दोनों केस में जो है वास्तविक और उल्टा आपको मिलेगा। तो बोला है कि वास्तविक प्रतिबिंब होना चाहिए और वस्तु से बड़ा होना चाहिए। तो वक्रता त्रिज्या के बराबर दूरी पर नहीं, अगर आप डायरेक्ट सीधा आप वक्रता केंद्र पर ही डाल दोगे तो फिर बराबर साइज का बनेगा। फोकस दूरी से कम दूरी पर आप रखेंगे तो बड़ा तो बनेगा लेकिन वो वास्तविक नहीं होगा, वो आभासी होगा। तो ये भी कट जाएगा विकल्प। फोकस और वक्रता केंद्र के बीच, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में बिल्कुल सही हो जाएगा। वक्रता त्रिज्या से अधिक दूरी पर यानी कि इधर की ओर, नहीं तो छोटा बन जाएगा, बड़ा नहीं बनेगा। सी हमारा राइट आंसर। जब अवतल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा तथा अत्यधिक छोटा होता है तो वस्तु होनी चाहिए। देखो बड़े साइज के लिए मैंने आपको बताया कि वस्तु को कहां कहां पर रखा जाएगा। टोटल 6 स्थितियां होती हैं जिसमें से 3 के केस में मैंने अभी आपको बताया कि बड़े साइज का प्रतिबिंब बनता है। अगर आप वक्रता केंद्र पर डाल देते हो तो इक्वल साइज का बनेगा, इक्वल साइज का बनेगा। समझे आप? अगर आप इधर कहीं डालते हो तो प्रतिबिंब जो है छोटा बनेगा, और अगर आप अनंत पर डालते हो तो बहुत छोटा बनेगा, है ना। पॉइंट साइज हम लिखेंगे। यहां पर बड़ा, यहां पर बड़ा, यहां पर बड़ा, यहां पर बराबर साइज का, यहां पर छोटा, यहां पर अनंत पर पॉइंट साइज का। तो अत्यधिक छोटा का मतलब क्या हुआ? अत्यधिक छोटा का मतलब हुआ पॉइंट साइज का। तो इसके लिए आपको वस्तु को जो है अनंत पर डालना पड़ेगा। ठीक। और याद रखिएगा ये एक लौता केस है, ये जो है ये एक लौता केस है जब आपको आभासी और सीधा प्रतिबिंब मिलेगा। यानी 6 में से जो है मात्र एक ही ऐसा केस है जब आपको आभासी और सीधा प्रतिबिंब मिलेगा। बाकी के 5 केस में जो है वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब ही मिलेगा। तो इसमें कंफ्यूजन नहीं रखना है। जैसे पता लग जाए फोकस के भीतर है वस्तु, प्रतिबिंब आभासी और सीधा होगा और बड़ा होगा। निम्नलिखित में से कौन सा गुण आयनिक यौगिकों द्वारा प्रदर्शित नहीं किया जाता है? जो आयनिक यौगिक होते हैं जल में घुलनशील होते हैं लेकिन कार्बनिक विलायक में घुलनशील नहीं होते हैं। जैसे कि बेंजीन में घुलनशील नहीं होगा, एथेनॉल में घुलनशील नहीं होगा, अल्कोहल में घुलनशील नहीं होगा, आयनिक यौगिक। ठीक। कार्बनिक विलायक में वो घुलनशील नहीं होते हैं लेकिन जल में घुलनशील होते हैं। जो आयनिक यौगिक होते हैं जैसे कि सोडियम क्लोराइड है, जैसे कि पोटेशियम क्लोराइड है ना, मैग्नीशियम क्लोराइड है, जैसे कि सोडियम नाइट्रेट है, ये सारे जो आयनिक यौगिक होते हैं जल में घुलनशील होते हैं। तो ये बिल्कुल सही है। ठोस अवस्था में विद्युत का चालन करते हैं क्या? नहीं।
जो आयनिक यौगिक होते हैं वो ठोस अवस्था में विद्युत का चालन नहीं करते हैं, वो विद्युत का चालन करते हैं केवल गलित अवस्था में, अपने गलित अवस्था में या फिर जलीय विलयन के रूप में, है ना, क्योंकि जलीय विलयन में ये सारे क्या दे देंगे, आयंस दे देंगे इसीलिए। और इनके गलनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं सहज संयोजक यौगिक की तुलना में। ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन ये गलत है। मैंगनीज धातु का एक अयस्क है। बॉक्साइट यानी कि Al2O3 एल्यूमिनियम का अयस्क है। हेमेटाइट Fe2O3 आयरन का अयस्क है। क्यूपराइट Cu2O कॉपर का अयस्क है। और पायरोलुसाइट, है ना, पायरोलुसाइट ये है मैंगनीज डाइऑक्साइड, ये मैंगनीज का अयस्क है। डी हमारा राइट आंसर। तो इसी के साथ सेट नंबर 10 समाप्त होता है, टेस्ट नंबर 10 का सलूशन समाप्त होता है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।